नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जब किसी बड़े व्यक्ति के घर पर शादी होती है तो वो 2-3-4 जगह रिसेप्शन नॉब्लिक पार्टी जो भी कहें देता है। कांग्रेस ने आज वैसे ही किया। घोषणा पत्र उसका दिल्ली में कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ था, उसे आज फिर भोपाल में भी बिना किसी संशोधन के दोबारा जारी किया गया। वजह उसके पीछे कई है। अव्वल तो जनजातीय समाज के लिए राहुल गांधी का अंतिम अस्त्र जो वह पिछले दिनों मंडला और शहडोल दौरे में चला गए थे। दूसरी यह भी कि कांग्रेस जानती है कि बिखरे हुए संगठन के बूते इस चुनाव को समेटना बहुत आसान नहीं होगा। ऐसे में आसानी उसमें है कि जो फिक्स वोट बैंक उसका है यानी आदिवासी, उसे ही कुछ ऐसा चैनलाइज किया जाए कि वो सीटों में कन्वर्ट हो सके। हालांकि इसमें भी रोड़े बहुत हैं। अव्वल तो बीजेपी ने आदिवासियों के आराध्यों, उनके प्रतिमानों के लिए इतना काम किया है कि वो खुली आंखों से दिख रहा है। दूसरा, बीजेपी के पास कांग्रेस की तुलना में आदिवासी नेता भी बहुत हैं। आदिवासी इन्फ्लुएंसर भी कांग्रेस की तुलना में बीजेपी के पास ज्यादा हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता है कि एमपी में भले ही आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट कितनी भी हो, लेकिन प्रभाव उनका बहुसंख्यक सीटों पर है और उन्हें साधे बिना चुनावी वैतरणी पार तो नहीं हो सकती। आदिवासियों के नाम पर सियासत करने वाले संगठनों जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या जयस, कई फाड़ ऐसे हुए हैं कि उनसे जुड़ने में आदिवासी ही कंफ्यूज है कि जुड़ने से उसे लाभ होगा या हानि। जो युवा आदिवासी लड़के हैं उनके प्रतिमान और चाह भी तो बिल्कुल अलग है। तो ऐसे मसलों से जुड़े हुए बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बीते कुछ चुनावों से सियासत में जो नया शब्द आया है गारंटी, उसकी बहार है इन दिनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो मोदी की गारंटी बता जाते हैं। कांग्रेस अपनी अलग गारंटी लिए घूम रही है। यूं तो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बहुत पहले ही दिल्ली में जारी कर दिया था, लेकिन आज भोपाल के प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में एक तरह से उसे दोबारा रिलॉन्च किया गया। कांग्रेस समझ रही है कि जिस तरह से संगठन बिखरा है, बड़े नेता या तो उदासीन है या अपने मसले में उलझे हैं। ऐसे में एकमात्र आशा की किरण है वो वोट बैंक जो अभी तक उसके पास से वैसा खंडित नहीं हुआ, यानी आदिवासी। राहुल ने अपने तर्कश का आखिरी ताकतवर समझे जाने वाला तीर चला आदिवासियों की सत्ता। ये काम एक बार दिग्विजय सिंह भी अपने मुख्यमंत्री रहते छठी अनुसूची वाला कर गए थे। हालांकि उसके बाद भी उनकी सरकार वापस नहीं आई थी। फिर भी ले देकर यही एक आस कांग्रेस को दिख रही है। आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ रही है, पहले भी लड़ते हैं। वन अधिकार अधिनियम एक क्रांतिकारी निर्णय था, कानूनन रूप दिया गया था, जिसमें कि आदिवासियों जो कि जंगलों में वर्षों से सदियों से रहते आए हैं, उनको अगर खेती कर रहे हैं तो 2004 के समय जो भी मौके पे कब्जे था उसको पट्टे दिए जाए और पट्टे दिए गए। लेकिन साथ साथ ये भी उसमें था कि जो नॉन ट्राइबल है, यदि 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं तो उनको भी पट्टे दिए जाए। भाजपा ने आदिवासियों को अपने मूल में अभी से नहीं रखा, बल्कि तब से रखा है जब शिवराज जी का बतौर मुख्यमंत्री दूसरा कार्यकाल यहाँ था। उसके बाद तो बीजेपी ने संघ सहित पूरे संगठन और सरकार भी इस वर्ग के लिए लगा दी, लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव में वैसा फायदा नहीं हुआ। मोदी राहुल की सभाएं भी उन्हीं आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी कांग्रेस के संगठन को यूं भी अपने पाले में लाकर कमजोर कर चुकी है। बीजेपी पूरी ताकत इसमें लगा रही कि ट्राइबल वोट बैंक यदि कांग्रेस के पास साबुत बचा रहा तो भी वो सीटों में कन्वर्ट ना हो पाए। यही वजह है कि कल जब आदिवासी समाज से आने वाले विक्रांत भूरिया को युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया गया या वो खुद हटे जैसा प्रचारित हो रहा है, तो बीजेपी ने उसे लपकने और राहुल गांधी की यात्रा से जोड़ने में कोई गलती नहीं की। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने सदा ही जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को भटकाने, भरमाने, आपस में लड़ाने का काम किया है। 10 साल स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं। उस समय के संघर्ष को कोई ये समाज भूला नहीं है, मध्य प्रदेश भूला नहीं है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का काम, चाहे वो निःशुल्क राशन हो, पक्का मकान हो, पक्का रसोई हो, पक्का शौचालय हो और 5 लाख का आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य का बीमा हो, देने का काम, अच्छी शिक्षा हो, उपलब्ध कराने का काम माननीय मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, भाजपा ने किया है। ये केवल और केवल भरमाने का काम करते रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं।
आदिवासी समाज ने अपने इतने राजनीतिक संगठन बना लिए कि उनके अंदर ही कई गुट बन गए। कभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो कभी जयस, और बाद में उनके भी कई धड़े खुद आदिवासी को कंफ्यूज करते हैं कि वो किसकी बात सुने और किसके साथ जाए। कौन सा बड़ा दल इन्हें अपने साथ निर्णायक तौर पर रोक पाने में सफल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर व्यास का स्वागत। दूसरी मेहमान है फराह मुनीर खान, ये कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। फराह जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, रमेश शर्मा जी। शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे जाहिर तौर पर, आज का विषय फराह जी से ही वाबस्ता है। तो फराह जी, ये क्यों जरूरत पड़ी दोबारा से रीलॉन्च करने की घोषणा पत्र की, और ज्यादा फोकस ट्राइबल पर क्यों? ऐसा नहीं है कि ज्यादा फोकस सिर्फ ट्राइबल पर। हमारी पार्टी का फोकस तो हर वर्ग के लिए। आप मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे हमारे फौजी भाई हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सभी पर फोकस है। और रिलॉन्च की बात है तो ये हमारा पार्टी का, हम रिलॉन्च करें, हम एक स्टेट में करें, हम सारे स्टेट में करें, इसमें लोगों को दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? अगर रिलॉन्च किया तो इससे किसको क्या परेशानी है? इनकी आज सभाएं हो रही है, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमने तो नहीं सवाल उठाया, वो करें जहां फोकस करना है। मध्य प्रदेश में बार बार उनके दौरे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश पे ज्यादा फोकस है। और आदिवासी, जो छिंदवाड़ा आदिवासी क्षेत्र कहलाता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर है। ऐसा क्यों? सवाल तो इनसे होना चाहिए। हमने तो हमेशा आदिवासियों का साथ दिया है। आदिवासी भूमि अधिग्रहण का जो कानून था वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई। आदिवासियों को पट्टे देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। दिग्विजय सिंह की बात कर रहे थे अभी बीजेपी के नेता। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में ग्राम पंचायत तक रोजगार पहुंचाने का काम दिग्विजय सिंह जी के द्वारा किया गया, जिसमें आदिवासी गांव भी सम्मिलित थे। तो इस तरह की झूठी बातें करना, अनर्गल बातें करना, दुष्प्रचार करना, ये सब दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन है वो खिसक रही है। और खिसक क्यों रही है? क्योंकि ये जो 400 पार का ये जो नारा है इनका, इस बार 400 पार, जैसे कि इन्होंने 2019 में भी किया था, 2014 में भी किया था, तो उनका उस टाइम तो सटीक उनका वो निकला, जो उन्होंने आंकड़े दिए थे उसको पार किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि कृपा बनी हुई थी ईवीएम मैया की। अब इस बार ठीक है फराह जी, पहले सवाल में मोटी मोटी सारी बातें आपके ले ली। ठीक है, दूसरे मान को इन कर लेते हैं एक बार। डॉक्टर व्यास, ये कहीं ये तो नहीं कि ये डर तो जाहिर तौर पर बीजेपी के मन में है तो कि भाई आप देखिए कि पिछला लोकसभा चुनाव, इस बार का विधानसभा चुनाव, ट्राइबल के कुछ इलाके में बहुत अच्छा परफॉर्म किया कांग्रेस ने, भले पिछली बार भी किया था, भले वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो कहीं ये तो नहीं लग रहा आपको कि ये सीटों में कन्वर्ट ना करा लें इस बार अपने उस स्थायी वोट बैंक को? डॉक्टर व्यास, देखिए प्रवीण जी, दोनों चीजें होती है। आप हर क्षेत्र में, हर स्तर पे, हर कार्यकर्ता, हर वर्ग, हर समाज के बीच में जाके अपने कार्य करें। और दूसरी चीज होती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक मैनिफेस्टो दिल्ली में जारी करें, और दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह मध्य प्रदेश में उसका बखान करें, तीसरा कहीं और प्रदेश में करें। तो अब ये तो तय हो गया है कि कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो वहां से जो बखान करा जाता है वो लगता है मुझे पूरा देश नहीं देखता, इसीलिए इनको प्रदेशों में बोलने की जरूरत होती। और उसके बाद में 6 नेता उसके विषय की बात करते हैं। 7वें नेता जब दिग्विजय सिंह जब जाते हैं, आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनको 1936 में जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को बोलने से मना कर दिया जाता और कह दिया जाता वो आप स्वयं पढ़ लें। मतलब सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की जाती है, जबकि अभी जो दौर है वो सिलेक्टिव नहीं, डेफिनेटिव पॉलिटिक्स का दौर है। अभी जो दौर है वो निश्चित रूप से आम जनता के मध्य में जाकर कार्य करने का दौर है। आप देखिए 70 वर्षों से आदिवासी समाज को सभी मामलों में अछूता रखा गया। अभी देखेंगे शिक्षा, अगर एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से अगर शिक्षा देने का कार्य कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी, वनोपज को जो 10 से 53% तक हमने करा है पिछले 10 वर्षों में धीरे धीरे करके, वो उनके मूल्यों को बढ़ाने का कार्य, 20% जो बचता था वो समितियों को देने का कार्य, तेंदुपत्ता संग्रहणियों को वर्षों तक 450 रुपए प्रति मानक बोरा के दर पे दिया जाता था, आज लगभग 4000 रुपए दिया जा रहा है। जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं वो धरातल पर है, और ये कार्य कर रहे हैं सिर्फ मैनिफेस्टो। ठीक है डॉक्टर व्यास, मैं तीसरे मान को इन करूंगा। आप रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, ये एक मतलब जो मुझे एक मोटा मोटा समझ में आ रहा है अपने अनुभव के लिहाज से
कि शायद उस वोट बैंक को चैनलाइज करना चाहती है कांग्रेस। वो जानती है कि भाई संगठन इन दिनों जिस तरह से लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये है या बिखराव है या लोग एंगेज हैं, कमलनाथ जी अलग एंगेज, दिग्विजय सिंह जी अलग एंगेज, तो इस वक्त बीजेपी की तरह आक्रामक कैंपेन नहीं चलाया जा सकता। तो जाहिर तौर पर जो फिक्स वोट बैंक है उस पर फोकस किया जाए, ये लग रहा है आपको भी? देखिए, निश्चित रूप से हर चुनाव में हर राजनीतिक दल की अपनी एक रणनीति होती है और इसमें कोई शक नहीं कि इस समय कहीं ना कहीं पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता में कुछ असहजता जैसी है और उसके मतदाताओं में भी असहजता जैसी है। तो इस बार कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई है कि वो अपने घोषणा पत्र को दिल्ली से तो जारी करेंगे, इसके अलावा सारे राज्यों के में राज्यों की क्या समस्या है और उनका वोट बैंक कहाँ पर है उसको फोकस करते हुए ये हर राज्य में इसको रिपीट किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में चूंकि आदिवासी कांग्रेस का वोट बैंक है इसलिए उन्होंने आदिवासी को फोकस किया। उत्तर प्रदेश में उनका जो वोट बैंक होगा तो उसको उत्तर प्रदेश में फोकस करेंगे। तो पूरे देश में उनकी एक पर्टिकुलर एक रणनीति है। मध्य प्रदेश में विशेषकर अगर आपने देखा होगा कि जैसे ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, भाजपा ने उसको अल्पसंख्यक से जोड़ करके, मुस्लिम लीग से जोड़ करके तेज हमला बोला। अब उस तेज हमले का उत्तर कांग्रेस को क्या, तो उसका ध्यान अलग हटा करके, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई शक नहीं कि आदिवासी कांग्रेस का वोट बैंक है और न केवल ये आज से वोट बैंक है, स्वतंत्रता के आंदोलन में अगर सबसे ज़्यादा बलिदान और संघर्ष अगर हुआ है तो वो आदिवासी पट्टी में हुआ है। खासतौर से ये जो महाकौशल की पट्टी है विदर्भ से लगी हुई, वहाँ पर हुआ है। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक दाएं बाएं ना हो कहीं, और जो भाजपा का प्रचार है मुस्लिम लीग वाला उससे भ्रमित ना हो, इसलिए उन्होंने आज फोकस करके आदिवासी को इस पर ज़्यादा जोर दे करके आदिवासी पर जोर दे करके दिया हुआ है। जी, अब मैं इन कर लेता हूँ फराज जी को एक बार। फराज जी, बहुत सारे जिले ऐसे हैं, आज रतलाम से भी आ गए आपके जिलाध्यक्ष का आना, ये माना जाता है कि भाई संगठन लगभग पूरा ही मर्ज हो रहा होगा। डिंडोरी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से जिलाध्यक्ष सहित बहुत सारे जो जिले के पद होते हैं वो सब समाहित हो गए बीजेपी में। तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपका ट्राइबल वोट बैंक होगा भी, तो जो आपकी घोषणाएं, जो आपकी योजनाएं हैं वो कौन पहुंचाएगा उन तक? मतलब अगर संगठन ही मर्ज हो जाएगा तो किसी कुछ लोगों के जाने से ऐसा नहीं है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी। जो लोग जा रहे हैं वो जाए, वो उनकी मर्जी है, या वो किसी दबाव में जा रहे हैं या किसी प्रेशर में जा रहे हैं या किसी डर से जा रहे हैं, ये तो वही जाने कि वो क्यों जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे वहाँ कार्यकर्ता ही नहीं बचे। अगर संगठन जा रहे हैं तो जितने लोग संगठन में, उसके अलावा भी हमारे कार्यकर्ता है। संगठन का क्या है, फिर से हम खड़ा कर लेंगे। जनता हमारे साथ है, क्योंकि छिंदवाड़ा में या और भी आदिवासियों के लिए जो हम लोगों ने काम किया, आदिवासियों की जो वस्तुएं हैं, जो हाथों की बनाई वस्तुएं हैं या उनकी औषधियां हैं, उन सबको शहरों तक पहुंचाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है, चाहे वो संग्रहालय के द्वारा हो, चाहे वो तरह तरह के मेले लगाकर। ये काम हमेशा से कांग्रेस पार्टी करती आई है। इसके अलावा अभी रमेश जी जिक्र कर रहे थे हमारे मैनिफेस्टो की, और हमारे जो भाई बैठे हुए हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने भी बोला, मुस्लिम लीग का वर्ड यूज किया। तो सबसे पहले मैं उनसे बोलना चाहूंगी, जो प्रवक्ता जी हैं हमारे, सबसे पहले आप मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, आपके होश उड़ जाएंगे। पूरे मैनिफेस्टो में कहीं भी मुस्लिम वर्ड का ही यूज नहीं किया गया है, एक भी। ये जो भ्रम फैलाने का काम आप और आपके प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये अब काम नहीं आएगा। और इलेक्शन कमीशन ने पहले ही सूचना दी थी, चेतावनी दी थी कि कोई भी पार्टी धर्म के नाम पर प्रचार नहीं करेगी, लेकिन ये तो बीजेपी वाले बेशरम है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये इलेक्शन कमीशन को भी जेब में रखते हैं। तो इस तरह की जवाब ले लेते हैं, आ गए अपनी असलियत पे जवाब लेते हैं। डॉक्टर व्यास, आप पर आरोप लग रहा है कि आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर व्यास जवाब ले लेते हैं। फराज जी, बहुत पूरी महत्वपूर्ण बातें आपकी ले ली। मुस्लिम यही करना आता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम करते हो डॉक्टर व्यास, आप लोग जवाब ले लेते हैं। फराज जी प्लीज माफ कीजिए, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर व्यास, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो आप लोग, धर्म की राजनीति कर रहे हो आप लोग, ये आरोप लग रहा है आप पर। देखिए, शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने, मैं तो दावा कर रहा हूं, आप उस मैनिफेस्टो को पढ़ लीजिए और 1936 के मैनिफेस्टो को पढ़ लीजिए, उसमें कितनी समानताएं निकलती है और उसके बाद में बात करिए। मैं तो दर्शकों से कहूंगा कि दर्शक स्वयं जाके कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ ले और उसके बाद फराज जी की बात पर भी विश्वास ना करे और मेरी बात पर भी विश्वास ना करे। उस मैनिफेस्टो में जो लिखा है उसकी बात पर विश्वास करें। अब उसमें जो कहा गया अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, मुझे बताइए, जैन समाज का कौन सा अधिकार
चले गया? मुझे बताइए बौद्ध समाज का कौन सा अधिकार चले गया? मुझे बताइए कि इस क्रिश्चियनों का कौन सा अधिकार चले गया? तो किस अधिकार को ये पुनः देने की बात कर रहे हैं? जो अधिकार गया वो जो है 3 तलाक का गया तो उसको वापस देने की बात कर रहे हैं। ये जो है मेहरम का गया उसको देने की बात कर रहे हैं। सुन लेते हैं फराज जी, सुन लेते हैं, फिर आपकी बारी में वो बीच में बोलेंगे तो शोर की तरह लगेगा। फराज जी माफ कीजिए, सुन लेते हैं बात पूरी, डॉक्टर व्यास की सुन लेते हैं। आपकी बारी में वो बोलेंगे तो शोर की तरह लगेगा। डॉक्टर व्यास बात पूरी कर लिए, फिर तीसरे मेहमान के पास जाऊंगा। देखिए समस्या यही है कि जब इनको आईना दिखाया जाता है ये तो दूर भागने का प्रयास करते हैं। मैंने तो दर्शकों के विवेक पे छोड़ दिया कि जिस तरह से ये देखिए फिर बोलने लगी। बात पूरी करिए जल्दी। देखिए पुनः मैं आऊंगा अपनी बात पे और फिर दिग्विजय सिंह साहब को रोकवा देना। आप बताइए 6 लोगों ने अलग अलग विषय पर बात करी और 7वीं बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ले जनता तो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा कि इनका एजेंडा क्या है। और इनको जब शर्म नहीं आती जब किसी विशेष समुदाय के लिए कहा जाता है कि देश के संसाधनों पे उन्हीं का अधिकार है, क्या बाकी के लोग शोषित वंचित और दूसरे समाज के लोगों का अधिकार नहीं है देश के संसाधनों पे? जब ये कहा जाता है कि पहला अधिकार विशेष समाज का है, उसके बाद में यहाँ आकर ये कहना कि शर्म नहीं आती। हमने अगर भवनों का निर्माण किया है तो सभी समाजों को दिया है। ठीक है, तीसरे मेहमान बहुत देर से नहीं गया मैं। रमेश शर्मा माफ कीजिए, दोनों को रोकूंगा। रमेश शर्मा जी माफ कीजिए, फराज जी आऊंगा, पहले रमेश जी के पास जाऊंगा। पहले रमेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। ये माफ कीजिए शोर में तब्दील हो जाएगी अन्यथा ये बहस। पहले रमेश जी के पास जाऊंगा। मैं आपके पास ही आ रहा हूं, सब ओपन मंच है, आप भी पूछ सकती हैं। मैं पहले लेकिन रमेश शर्मा जी का टर्न है, उनके पास जाऊंगा। रमेश जी एक बड़ी बात यह है कि ट्राइबल लीडर जो हमने अपनी बात शुरू की थी, मैं डिबेट से मैं कतई विषयांतर नहीं होना चाहूंगा, विषय आज का यही हमने रखा था कि इनके पास ट्राइबल लीडर और ट्राइबल इन्फ्लुएंसर अगर हम देखें जो बड़े बड़े नाम फग्गन सिंह कुलस्ते से लेके संपतिया उइके से लेके ओम प्रकाश धुर्वे से लेके और बाकी यंग जो बच्चे हैं वो सब पूरे दिखते हैं। यहां पे आपको लगता है जो कांग्रेसी ट्राइबल है वो उसी तरह से कमिटेड है जैसा बीजेपी का ट्राइबल है? देखिए निश्चित रूप से ट्राइबल जहां भी होगा वो कमिटेड होगा, वो अपने विचार के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति और अपने पूर्वजों के प्रति ट्राइबल सदैव कमिटेड होता है। ट्राइबल कभी भी दिखावे की बात बिल्कुल नहीं करता। आप अगर उनके यहाँ एक छोटी सी बात कहूंगा कि अगर उनके यहाँ आप तो चूंकि उस क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, अगर अपराध की सूची देखेंगे तो अपराध की सूची में चोरी बेईमानी के अपराध ट्राइबल पर कभी नहीं आते। हत्याओं के अपराध हो सकते हैं, मारपीट के अपराध हो सकते हैं, तो वो चूंकि कमिटेड रहता है। जो भाजपा का मान लीजिए 1-8% कहीं होगा कोई, लेकिन जो भाजपा का है वो भाजपा के लिए काम करेगा, जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस के लिए काम करेगा। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं प्रवीण जी, आप 1000 वर्ष का भारत का इतिहास देख लें। ट्राइबल में अंग्रेजों को कम से कम गद्दार मिले हैं, और अगर कोई लोग नगरीय लोग जंगल में छुपे चले गए हैं तो गांव के गांव जलाए हैं अंग्रेजों ने। ये 1835 की जो रिपोर्ट है नागपुर रेजिडेंट की कि जब भोसले वहां से आकर के अपने इसी पट्टी में आए थे, वो छिंदवाड़ा की पट्टी में, सिवनी की पट्टी में, बालाघाट की पट्टी में जब आए थे तो गांव के गांव जलाए, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उनकी कोई खबर अंग्रेजों को दी नहीं थी। तो वो कमिटेड रहते हैं और उनके उस कमिटमेंट को दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि वो अपने वादों के आधार पर, अपने काम के आधार पर या कुछ चेहरे ऐसे सामने ला करके उनको अपने चेहरे पर जल्दी से एक सप्लीमेंट्री आपसे लेता हूं, फराज जी के पास जाऊंगा। चेहरे कहां ज्यादा दिख रहे हैं आपको ट्राइबल फेसेस खास तौर पर दोनों में से? देखिए इस समय अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 वर्षों में तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में वो चेहरे बड़े हैं। 4-5 साल पहले कांग्रेस के पास बहुत अच्छे चेहरे हुआ करते थे। अभी अगर आप देखें मंडला में, छिंदवाड़ा में, झाबुआ में कहीं ना कहीं चेहरे कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आए हैं, और नई जो टीम तैयार की है खासतौर से मंडला में और झाबुआ में, उसमें कुछ कार्यकर्ता भाजपा के पास मुझे एक कदम आगे दिख रहे हैं। लेकिन ये वोट में कितना बदलेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी कुछ बड़े चेहरे युवाओं के भाजपा के साथ दिख रहे हैं। जी एक बार फराज जी जो जवाब देना चाह रही थी वो दीजिएगा, मैं एक ऐड ऑन कर देता हूं उसमें कि ये विक्रांत भूरिया भी ट्राइबल फेसेस हैं, हटे हैं या हटाए गए हैं? विक्रांत भूरिया जी का स्टेटमेंट पूरे आप YouTube पर भी देख सकते हैं, सारे चैनल्स पे चल चुका है। विक्रांत भूरिया जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके
पिताजी का ये आखिरी चुनाव है और वो उस पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो पूरे प्रदेश का दौरा करने में सक्षम नहीं है। तो वो चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी कोई और संभाले ताकि और दूसरे को भी मौका मिले। तो ये तो वही बात हो गई कि ये करें तो कैडर बेस पार्टी, हम करें तो इस पर उंगली उठाने लगते सवाल। और प्रेम व्यास जी ने एक प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र किया था, मैं उसका भी जवाब देना चाहती हूँ। प्रेम व्यास जी, हाल ही में एक बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम उजागर हुआ है, जिसने सारी पूरे भारतवर्ष को ही नहीं पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि किस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चला रही हैं, कितना चंदा दे रही हैं और किसके पैसों से ये प्रचार प्रसार और 5 स्टार 1800 करोड़ उसका भी हिसाब दे दीजिए। नहीं, 1800 करोड़ का हिसाब दे दीजिए फराज जी, उसके बाद में बात करिए। नहीं, आपने मुझे कंप्लीट करने नहीं दिया था ना, इसीलिए तो मैं बीच में बोलने से रोकता हूँ कि फिर वो शोर हो जाता है। फिर ये कहते हैं कि मैंने तो निष्कासन के लेटर तैयार रख रखे। तो अब नहीं बोलेंगे आपकी टर्म में, फराजी नहीं बोलेंगी, मैं गारंटी ले लेता हूँ। बात उनकी पहले फराजी की पूरी हो जाए, अब नहीं बोलेंगी वो। फराजी बोलिएगा नहीं, जब उनका टर्न आए तो हाँ बात पूरी करी जल्दी से। मॉब लिंचिंग को अंजाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हत्याएं की है गौ माता के नाम पर, और वही भारतीय जनता पार्टी बीफ कंपनियों से चंदा लेती है। अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब फराजी। और मैं अनुरोध करूंगा आपसे, देखिए मेरे कहने पे वो चुप हो गए थे, इनकी बात पूरी लेंगे। जवाब दीजिए डॉक्टर व्यास। देखिए समस्या क्या है कि झूठ प्रेषित करना जनता के मध्य में। आप देखिए ओपीएस को लेकर राहुल गांधी जी पूरे प्रदेशों में बोलते फिरे थे, और मैनिफेस्टो की बात आई तो ओपीएस गाये। देखिए फिर बोलने लगे। देखिए आपके वक्त में मैंने रोका था डॉक्टर व्यास को, सुन लीजिए प्लीज। मैं इनका चरित्र देख चुका हूँ, ये इसी तरह से कृत्य करती है। फराजी प्लीज सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए फराजी प्लीज। देखिए आपके वक्त में मैंने रोका था उन्हें कि आपकी बात भी पूरी आ जाए, तो डॉक्टर व्यास की भी बात पूरी आ जाने दीजिए प्लीज। डॉक्टर व्यास बोलिए, आप बोलिए। चाइना के चंदे पर पलने वाली पार्टी और पाकिस्तान का नाम बता दीजिए, कौन सी कंपनी से चंदा लिया गया है। मैं तो चाइना की कंपनी का नाम बता देता हूं। 2008 में चाइना की कंपनी से चंदा लेकर पलने वाली पार्टी प्रश्न कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे 1800 करोड़ से ज्यादा लेने वाली पार्टी प्रश्न कर रही है। 2008 के पूर्व में ये कहने वाली कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता क्योंकि पैसा लेना है। 600 करोड़ रुपए कमलनाथ जी की सरकार में ले लिया गया, जिसका हिसाब नहीं दिया गया, वो पार्टी प्रश्न कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पे घूमने वाले 5,500 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले प्रश्न कर रहे हैं। फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनको चंदा देते हैं। तीसरे मेहमान बता दीजिए, मैं पूछता हूँ आपसे, प्रवीण जी 2 मिनट इनसे पूछ लीजिए कि 1900 करोड़ रुपए कांग्रेस ने काहे लिया और किस-किस से लिया, और उसके बाद में देखिए माफ कीजिए, आपस में अंताक्षरी की तरह तब्दील हो जाएगा आप दोनों के बीच में। मैं तीसरे मेहमान को करूंगा, तीसरे मेहमान को करूंगा। अमूमन मैं कोशिश करता हूं कि ऑडियो डाउन नहीं हो गया इसका, कभी भी आज भी नहीं करूंगा, लेकिन तीसरे मेहमान को करूंगा। माफ कीजिए रमेश शर्मा जी को इन करूंगा। शोर में तब्दील होने से अव्वल तो वोट उस तरह से नहीं आएंगे, वो शोर दिखता है, दर्शक भी इरिटेट होता है। एक बार मैं रमेश शर्मा जी को इन करूंगा। रमेश जी एक बहुत बड़ा सवाल दे दीजिए, मैंने अपनी बात कह नहीं पाया। जल्दी कर दीजिए तो बात पूरी बात जल्दी कर लीजिए साहब, जल्दी कर लीजिए, जल्दी करिए, बात पूरी करिए। चलिए मैं तो सिर्फ आदिवासी के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसका बखान कर देता हूँ, इनका झूठ इनके साथ। वनोपज की मैंने बात करी है, 20% शेष की बात करी, तेंदुपत्ता संग्रहणियों की बात करिए, 24 नवंबर आदिवासी गौरव दिवस की बात करी है, शंकर शाह रघुनाथ शाह की मैं बात कर रहा हूँ, 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की बात कर रहा हूँ। रानी कमलापति भी ले आओगे आप, चलो ठीक है। रमेश शर्मा जी को अब ले लिया आपकी सारी बात। माफ कीजिए, दोनों मेहमानों को रोकूंगा, पॉलिटिकल केस को रोकूंगा। रमेश जी को इन करूंगा। महत्वपूर्ण एक विषय छूटा जा रहा है। रमेश जी, जो आदिवासियों के नाम पर काम करने वाले संगठन है, मतलब मैं मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा तमाम जगह देख रहा हूं, गोंडवाना 3-4 फाड़ में दिखती है, अलग अलग उनके नाम हो सकता है मैं सही से उच्चारित नहीं कर पाऊं, अलग अलग यूनियन बन गए। जयस 5 तो मैं अभी मुझे याद आते हैं कि जयस के भी 4-5 हिस्से हो गए। इन संगठनों में क्या इतनी फैन फॉलोइंग है कि वो किसी ट्राइबल को कहें कि इस पार्टी को वोट देना तो वो वोट दे देगा और इसको नहीं देना तो नहीं दे, या ये कहीं वजूद इनका बचा है? स्वाभाविक देखिए, मोटे तौर पर कहीं ना कहीं इन संगठनों में जो बिखराव हुआ है उसके कारण इनकी आवाज़ कमज़ोर हुई है। मोटे तौर पर वक्त जो समय बदलता है और कुछ लोग नगरों से जुड़े रहते हैं तो उनके मन में महत्वाकांक्षाओं का अतिरेक आता है। उस अतिरेक के तहत वो राजनीतिक दल अपने संगठन बना लेते हैं और फिर लोगों से बातचीत करते हैं, समझौते करते हैं, सौदे भी करते हैं। तो एक समय हुआ करता था जब ये संगठन बने थे और इनकी समाज में आवाज़ होती थी, लेकिन अब वो समाज बहुत कमज़ोर हो गई। मैं
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सारी की सारी आवाज़ ख़त्म हो गई, आवाज़ में थोड़ा बहुत प्रभाव है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं बचा जो 10 साल पहले इन आवाज़ों में प्रभाव होता था। मान करके चलिए वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जो वोट है वो मैक्सिमम वोट कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही आएगा। मुश्किल से 10-12% अगर इधर उधर चला जाए तो चला जाए। अभी तक कई चुनाव से ऐसे हो रहा है। सही कह रहे हैं शर्मा साहब, माफ कीजिए वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसे चुनाव के मौसम यदि चल रहा हो तो चुनाव के मौसम में कई तरह के बहुत सारे दावे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके पास लोग आते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि सुनिएगा सबकी, लेकिन कैंडिडेट देखिएगा, पार्टी देखिएगा, कौन आपके लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकता है उसे ही चुनिएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।